हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं। किसके साथ में? अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। जालोर दुर्ग के अंदर आपके केवल एक शाखा हुआ, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। जालोर दुर्ग के अंदर केवल और केवल आपके एक ही शाखा हुआ 1311 ईस्वी के अंदर, वो भी ध्यान से सुनना आप लोग। कब की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के? 1311 ईस्वी के अंदर। ईयर जरूर याद रखना सबसे पहला काम तो, और फिर उसके बाद में छोटे छोटे प्रश्न बनाता हूं भैया। आक्रमणकारी कौन था? सबसे पहला प्रश्न तो यह बनता है कि आक्रमणकारी कौन था। इस आक्रमणकारी के साथ में इसका सेनापति कौन था भैया? आक्रमणकारी के साथ में इसका सेनापति कौन था? और इसके बाद में बात करें तो यहां पर विश्वासघाती कौन था रे? यहां पर विश्वासघाती कौन था? तो तीनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है भैया। सबसे पहला आक्रमणकारी तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, एक के, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, आक्रमणकारी तो अलाउद्दीन खिलजी है भैया। साथ में लेकर के आएगा अपना गुर्गा, और गुर्गा कौन है? कमालुद्दीन गुर्ग है भैया, ठीक है ना। गुर्गा कौन है इसका? तो गुर्गा इसका कमालुद्दीन गुर्ग है भैया। और विश्वासघाती था आपके दहिया राजपूत बीका। तीनों की एक ही टीम मान लो इनकी तो आप, ठीक है ना। दहिया राजपूत बीका, दहिया राजपूत बीका। कहते हैं कि जब कानड़देव चौहान को, ऐसा कहा जाता है कि जब कानड़देव चौहान को, और ये अच्छे से आप लोग याद रख लेना भैया, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऐसा कहते हैं कि जब कानड़देव चौहान को और इस बारे में पता लगा कि अलाउद्दीन खिलजी और जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो कानड़देव चौहान ने और दुर्ग की दीवारों को मजबूत करना शुरू कर दिया। दुर्ग की दीवारों को मजबूत करना शुरू कर दिया और चारों तरफ दीवार का फटाफट फटाफट निर्माण किया गया। लेकिन उसी समय आक्रमण होने वाला था और दुर्ग का एक भाग कच्चा रह गया, एक भाग कच्चा रह गया। और वो कच्चा भाग कौन सा था उसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी को जानकारी नहीं थी भैया, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी को तो यही नहीं पता कि दुर्ग का कोई भाग कच्चा भी है, ठीक है ना। उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी भैया, वो भाग कच्चा रह गया बस। और उसको क्या किया, फटाफट से मिट्टी से पोत पात करके और उसको बिल्कुल सेम वैसी ही डिजाइन दे दी गई जैसे दुर्ग की होती है भैया। तुरंत से उसको किसी को पता ही नहीं लगे कि ये दुर्ग का भाग कच्चा है भैया, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी आ गया, आकर के दुर्ग के चारों तरफ घेराव करके बैठ गया। और जब दुर्ग के चारों तरफ घेराव करके बैठ गया तो उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि दुर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे। ये तो वही स्थिति हो गई जैसी 1301 में हुई, दुर्ग के दरवाजे नहीं खुले। मजबूरन मेरे को रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिलाना पड़ा रणथंभौर के अंदर। फिर मैंने आक्रमण किया बोले चित्तौड़ में, दुर्ग के दरवाजे नहीं खुले, मजबूरन मुझे कूटनीति का प्रयोग करना पड़ा। फिर 1308 के अंदर सिवाना दुर्ग के अंदर दुर्ग के दरवाजे नहीं खुले तो बावला को अपनी तरफ मिलाना पड़ा। और यहां भी वही स्थिति है। अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है कि दुर्ग के दरवाजे तो यहां पर भी नहीं खुल रहे, कि दुर्ग के दरवाजे तो यहां भी नहीं खोले जा रहे हैं। और जब दुर्ग के दरवाजे यहां भी नहीं खोले जा रहे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का एक तो कोई ना कोई तो होगा। अरे बोले ये कोई ना कोई एक तो होगा, राजपूत हैं ये, इनके अंदर कोई ना कोई विश्वासघाती जरूर मिलेगा। अरे भैया हमारा पता नहीं विश्वासघातियों ने करवाया है, ठीक है ना। हमारा पता नहीं, अगर करवाया तो विश्वासघातियों ने करवाया भैया, ठीक है ना। नहीं तो हमारे दुर्गों को कोई जीत ले, हमारे राजपूत राजाओं को कोई पराजित कर दे, कोई नहीं सकता भैया। तो ये ध्यान रख लेना। ढूंढ करके लाए, बोले साहब ये देखो दहिया राजपूत भी का बहुत लालची आदमी है साहब, इसको आप थोड़ा सा प्रलोभन दे दो और ये तो आपकी तरफ मिल ही जाएगा बोले। तो दहिया राजपूत भी का बोले सारी जिंदगी नौकरी करने में निकाल देना, तनख्वाह मिलेगी 3.5 रुपए, उसमें क्या ही होगा बता, क्या ही होने वाला है तेरा बोले,
ठीक है ना। तेरे भी तो सपने होंगे कि तू भी एप्पल का आईफोन खरीदे, तेरे भी तो सपने होंगे कि तू आईपैड लेकर के आए, तेरे भी तो सपने होंगे कि तू बैंकॉक टूर पर जाए, तेरे भी तो सपने होंगे कि तेरे बच्चे और आने वाले टाइम पर RS की तैयारी करें, नहीं तो अमेरिका जाकर के पढ़ाई करें, ठीक है ना। तेरे भी तो सपने होंगे कि बोले साहब तू वर्ल्ड टूर करे, तो बोले ठीक है ना। तो बोले फिर बोले इनके लिए क्या करना पड़ेगा, बोले खिलजी साहब बोले करना क्या ही पड़ेगा, तेरे को हमारी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बोले तेरे को हमारी मदद करनी पड़ेगी। बोले बताओ क्या मदद करनी पड़ेगी, तू तो इतना सा बता दे कि दुर्ग के अंदर कैसे जाया जा सकता है। बोले साहब ये तो इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं है। बोले इसके अंदर जाने का रास्ता तो है नहीं। बोले अरे बोले कोई तो तरीका होगा। दैया राजपूत बीका ने कहा कि एक चीज है कि जब आपके आने से पहले इसकी दीवारें मजबूत कराई गई हैं, लेकिन मैंने सुना था ऐसा कि जब इसकी दीवारें मजबूत हो रही थी तभी आपका आक्रमण होने के लिए आ गया और एक भाग कोई कच्चा रह गया। अब मुझे ये नहीं पता बोले खिलजी साहब वो भाग कौन सा कच्चा रह गया। बोले वो मैं पता कर लूंगा। अलाउद्दीन खिलजी का डोंट वरी, बोले उसका पता मैं कर लूंगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को कहा इस गांव के अंदर जितनी भी राई है ना, राई, वो राई ले आओ। बोले तुम जाकर के वो राई ले आओ, जाकर के जिसके पास जितनी मिले, जो जितनी कीमत बोले ना उतनी बोल दे देना, लेकिन राई लेकर के आ जाना। ईमानदारी से बता रहा हूं, जिसने जितनी कीमत बोली, एक बोले मेरे घर में एक कटोरी राई बोले दे दे, कीमत बोल कितनी, बोले जो मन में मुंह में आया वो बोला, उतनी कीमत राई की दी गई भैया, उतनी कीमत राई की दी गई भैया। वो रातों रात राई चर्चा में आ गई भैया, जैसे बीच में गंवार आ गई थी वैसे रातों रात चर्चा में आ गई भैया। आपके ध्यान रख लेना राई जो थी। तो भाई साहब अगले दिन और अलाउद्दीन खिलजी ने उस राई को पानी में भिगोया और उसके छींटे मारे भैया, पूरे दुर्ग की तरफ उसके छींटे मारे। क्योंकि राई क्या होती है, राई अंकुरित हो जाती है, जहां पर कच्चा भाग होगा वहां से क्या हो जाएगी, अंकुरित हो जाएगी भैया। तो देखा गया कि अगले दिन की राई एक स्थान पर फूट रही है, अंकुरित हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी का तोड़ दो रे बोले, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तोड़ दो रे बोले इसको, यही भाग कच्चा है। उधर दैया राजपूत भी का अपनी पत्नी को जाकर के कहता है, जिसकी रानी का नाम था क्षत्राणी रानी हीरांदे, बोले बस और एक दिन तेरा दुख का है। बोले इसके बाद तू ये कब तक दासी बन के रहेगी, कब तक तू इस प्रकार जीवन यापन करेगी। अब तेरा समय आ चुका है महलों में ऐश करने का। अब तेरे को मैं मोमोज खिलाऊंगा, चाउमीन खिलाऊंगा, तू कहेगी जहां घुमा के लेकर के आऊंगा, तू कहेगी जो दिलाऊंगा, ठीक है ना। तू कहेगी लैक्मी का लाइनर तो तेरे को वही दिलाया जाएगा, तू कहेगी लैक्मी की लिपस्टिक तो तेरे को वही दिलाया जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो बोले जो तू कहेगी वो दिलाऊंगा। बोले क्यों, बोले ऐसा क्या करके आया है तू, बोले कल तू रातों रात तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या, ठीक है ना। बोले नहीं नहीं नहीं, अलाउद्दीन खिलजी को मैं बता के आया हूं कि दुर्ग के अंदर कैसे प्रवेश किया जा सकता है। वो कच्चे भाग की जानकारी मैं अलाउद्दीन खिलजी को दे करके आया हूं, वो कच्चे भाग की जानकारी मैं अलाउद्दीन खिलजी को दे करके आया हूं। और कल देखना अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देगा और बस काम खत्म, ठीक है ना। अगले दिन ऐसा कहते हैं कि ये दैया राजपूत भी का भोजन करने के लिए बैठा, इसके सामने थाली लगाई गई, एक खाली थाली लगाई गई, ठीक है ना। और दैया राजपूत भी का जैसे ही भोजन करने के लिए उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और क्षत्राणी रानी हीरांदे ने अपनी कटार निकाल करके उसकी गर्दन काट दी और ले जा करके दूसरी थाली में सजा करके कानड़देव चौहान को दे दी। कानड़देव चौहान ने कहा ये तूने क्या किया रे बावड़ी। बोले इसने क्या किया वो मुद्दे की बात है। इसने अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग के और कच्चे भाग की जानकारी दे दी और थोड़ी देर बाद में ये सुल्तान दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तभी दुर्ग की दीवारें दहलने लगी, महिलाएं जो वहां पर गेहूं पीस रही थी वो गेहूं उछलने लगे, मतलब कि दुर्ग की दीवारें दहलने लगी, क्योंकि बाहर दुर्ग की दीवार तोड़ी जा रही थी, जमीन कंपन करने लग गई। कानड़देव चौहान ने कहा नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, सभी राजपूत केसरिया वस्त्र धारण कर लें और युद्ध भूमि में उतर जाएं। सभी राजपूत केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध भूमि में उतर जाएं, ठीक है ना। और महिलाएं जोहर की तैयारियां शुरू कर दे भैया, क्योंकि यहां पर होने वाला है आपके साका। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना, अच्छे से याद रखना। जब ये स्थिति यहां पर बनी तो हर किले के अंदर जब भी कोई विशेष आक्रमण होता है तो ये स्थितियां यहां पर बनती है भैया। एक तरफ तो आपके क्या हो जाता है, एक तरफ तो आपके केसरिया होता है और एक तरफ आपके क्या हो जाता है, तो एक तरफ आपके जोहर हो जाता है। तो एक तरफ केसरिया और दूसरी तरफ क्या हो गया, आपके जोहर हो गया, ये ध्यान रख लेना। और केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ रे, केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये ध्यान रख लेना। उस समय जालोर का शासक कौन था, कानड़देव चौहान। उस समय जालोर का शासक कौन था भैया, तो उस समय कानड़देव चौहान जालोर का शासक था।
तो कानड़ देव चौहान के नेतृत्व में यहां पर क्या हो जाता है, तो कानड़ देव चौहान के नेतृत्व में यहां पर और आपके केसरिया हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जौहर हो जाता है रानी जैतल दे के नेतृत्व में। तो देखो हमारे राजस्थान की धरती को ऐसे ही थोड़ी अपने त्याग एवं बलिदान की धरती कहा जाता है, तो ये ध्यान रख लेना। रानी जैतल दे के नेतृत्व में यहां पर क्या हो जाता है, तो रानी जैतल दे के नेतृत्व में यहां पर जौहर हो जाता है। और हर बार मैं आपको बताता हूं भैया, हर बार मैंने एक बात आपको बताई है कि जब केसरिया और जौहर दोनों एक साथ हो जाएं तो उसको कहते हैं भैया साका। और ये आपके जालोर का एकमात्र साका था, ध्यान रखना आप लोग। तो जालोर के अंदर कितने साके हुए हैं भैया, तो जालोर के अंदर एक साका हुआ है, तो ये ध्यान रख लेना ये आपके जालोर का एकमात्र साका था, जालोर का एकमात्र साका था, ये ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। और इसके बाद में आप लोग जानते ही हैं अधिकार किसका होना था भैया, इसके बाद में जालोर पर किसका अधिकार होना है भैया, तो लो भैया तुरंत ध्यान रख लेना, जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होना ही होना है भाई, जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होना है भैया। फिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका नाम बदलना है भैया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल करके क्या रख दिया। और दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का प्रशासक किसको नियुक्त किया, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का प्रशासक किसको नियुक्त किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है भैया। तो नाम तो ये ध्यान रख लेना बदल करके क्या रखा, जलालाबाद, जालोर दुर्ग का नाम बदल करके रख दिया गया आपके जलालाबाद। और यह भी ध्यान रख लेना यहां का प्रशासक किसको नियुक्त किया, कमालुद्दीन गुर्ग। बोलो किसको नियुक्त किया भैया, तो कमालुद्दीन गुर्ग को आपके यहां का प्रशासक नियुक्त किया गया। आई बात समझ में, यहां पर कमालुद्दीन गुर्ग को यहां का प्रशासक नियुक्त किया गया, ये बात आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। हाँ जी चलिए साहब, बिल्कुल बहुत बढ़िया उत्तर आप लोगों के यहां पर आ रहे हैं। इसके बाद में सुनना आप, इसके बाद में एक और बात, ये जो कानड़ देव चौहान था, इन कानड़ देव चौहान के पुत्र था जिसका नाम था वीरमदेव सोनगरा, ठीक है ना। कानड़ देव चौहान के पुत्र वीरमदेव सोनगरा, ये वीरमदेव सोनगरा भी क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, वीरमदेव सोनगरा भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है, ये ध्यान रख लेना। तो इसके अंदर वीरमदेव सोनगरा भी मारा गया, ठीक है ना। ऐसा कहते हैं कि आशापुरा माता के मंदिर में जाकर के और इसने कटार से अपना सिर काट लिया और उसके कटे हुए सिर को लेकर के, और ऐसा कहा जाता है कि कटे हुए सिर को लेकर के, और जो फिरोजा जो कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, जो कि भाई साहब से प्रेम किया करती थी, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी जो वीरमदेव से प्रेम किया करती थी, उसकी धाई मां थी जिसका नाम था गुलबिहिश्त। ये नाम अपने को याद नहीं रहता भैया, ठीक है ना। धायमा का नाम क्या था, तो धायमा का नाम था भैया गुलबिहिश्त। और ये जो गुलबिहिश्त आप लोग देख रहे हैं ना, ये गुलबिहिश्त वीरमदेव का कटा हुआ सिर लेकर के दिल्ली गई, और ऐसा कहते हैं कि फिरोजा ने उसका विधिवत दाह संस्कार करवाया और खुद यमुना नदी में कूद गई। ये थी प्रेम कहानी अलाउद्दीन खिलजी और फिरोजा की भैया, ठीक है ना। कभी जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो इसकी व्याख्या करूंगा आपके बीच में और जबरदस्त तरीके से, लेकिन अभी आप ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना, क्या गजब का प्रेम हुआ करता था। और इसका जो उल्लेख है, ये जो आपके साका मैंने यहां पर बताया कि इसका उल्लेख जो है वो आपके किस में मिलता है, तो इसका उल्लेख करने वाला है पद्मनाभ। इसका उल्लेख कौन करता है भैया, पद्मनाभ, ठीक है ना। ये ध्यान से सुनना आप लोग, इसका उल्लेख करने वाला है आपके पद्मनाभ, और पद्मनाभ ने 2 किताबें लिखी भैया, पद्मनाभ की 2 रचना, और दोनों ही आपको याद रखनी पड़ेगी भैया, विशेषकर ध्यान से सुन लेना आप लोग। पद्मनाभ की 2 रचना, सबसे पहले तो कानड़ देव प्रबंध, सबसे पहली रचना तो क्या हो जाएगी, कानड़ देव प्रबंध, ये ध्यान रख लेना आप लोग। इसके अंदर आपके उल्लेख मिलेगा ये आक्रमण का, और दूसरी रचना का नाम है वीरमदेव सोनगरारी बात। ज्यादा नहीं तो रचना तो याद करो, वीरमदेव सोनगरारी बात, तो ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना, वीरमदेव सोनगरारी बात, ये दोनों रचनाएं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक बात और यहां पर एक छोटी सी बात और है, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि राई का भाव राते बीता, ठीक है ना। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि राई का भाव राते बीता, मतलब कि एक समय के लिए राई का भाव आया और उसी समय क्या हो गया, उसी क्षण वो खत्म हो गया भैया। राई का भाव राते बीता, ये आपके जालोर दुर्ग के लिए कहा जाता है, ठीक है। फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बिल्कुल आप लोग फटाफट से, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी
ठीक है ना। आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया, चाहे तो भैया ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो, ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है, तो ज्वाइन कर लो भैया आज ही। कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया, 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए, 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ध्यान रखना मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया, ठीक है ना। अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे, भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और लीजिए भैया, आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।